बेसिकली आज हमारी पहली क्लास है, तो हमारी इस पहली क्लास में आपको हम कुछ बेसिक चीज़ें ही बताएंगे, कोई एडवांस चीज़ें नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा सीखेंगे, एक्सेल 13 या 7 सीखेंगे आप लोग? एक्सेल हम 7 सीखते हैं ना शायद। ठीक है 7 ही करते हैं आपको हम 7 सिखाते हैं। 13 तो ऐसे चल रहा है सर वैसे। देखिए दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आपके साथ। अंतर होगा तभी तो होगा भाई, 13 अंतर किसी नहीं होगा। तो जैसे अगर ऐसा तो ये पैक के नाम से 13 आ गया है, हाँ। अंतर है लेकिन उतना अंतर नहीं है जिससे आप कर सको, सीख सकते हो। एक 7 लर्निंग नहीं है, 7 लर्निंग पर्पज से बेस्ट है। हम दोनों एप्लीकेशन आपको सिखाएंगे, 7 और 13 भी। 7 बेस लेके चलेंगे, 13 में जो अपडेट होगा वो अपडेट आपके साथ चलेंगे, ठीक है ना, उस हिसाब से, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको 13 ही यूज करना है ना। 7 कितना होगा, 2 या 3 साल और रहेगा। सही बात है, आगे तो मूव करेंगे। जैसे आपके सिस्टम चेंज होंगे वैसे आपके बाद 10 की जगह 13 आ जाएगा। जब रहेगा ही नहीं उसमें, एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं करेगी 7 को, तो फिर 13 चलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 7 में। सबसे पहले हम आपके सामने एक्सेल खुला हुआ है, तो आप इतना बिगिनर नहीं हो कि आपको मैं ये रो एंड कॉलम समझाऊं, नहीं। लेकिन बता देता हूँ आपको कि जो हमारे पास एक्सेल है तो आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर को समझिए। ये रो एंड कॉलम है, रो एंड कॉलम है, एक सेल होता है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, एक सेल होता है। जैसे आप लोग ऑफिस में अपने टेबल बनाते थे ना खाने खींच के, जस्ट वही है आपका। बॉक्सेस बनाते थे, वो बॉक्सेस ही हैं यहाँ पे, कि ये आपके पास कॉलम होता है, ये आपका रो होता है, और इसके बीच में आप डेटा लिखते हो। जैसे आप लोग ऑफिस में अपने ऑफिस इसमें क्या बोलते हैं, स्कूल लाइफ में करते थे, टेबल बनाना होता था तो टेबल बनाते थे, बस टेबल ही होता है। अटेंडेंस के लिए बना लिया, किसी का लिस्ट के लिए बना लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है, हाँ, तो वो टेबल ही होता है। लेकिन ये थोड़ा सा डिजिटल टेबल है, और इसमें हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। देखिए ये एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस क्या है, H7, मतलब H7 मतलब क्या हुआ, H हमारा कॉलम है और 7 हमारा रो है। और एड्रेस को 2 तरीके से नापते हैं, एक होता है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। R1C1 क्या होता है कि R3 और C4, C4 R1C1 रो एंड कॉलम, तो R3 और यहाँ पे C4 कॉलम 4। इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो आप एक्सेल ऑप्शन पे आइए, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे होता है इसमें फॉर्मूले में R1C1 रेफरेंस स्टाइल क्लिक कर दीजिए। R1C1 रेफरेंस स्टाइल, हाँ। अमर जी सुन पा रहे हैं ना मुझे आप? सर मैं सुन सकता हूँ सर। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, R3C4 आ गया। R3C4, ठीक है, समझ गया। मतलब दोनों कॉलम पहले एबीसी थे, वो न्यूमेरिक में आ गया था। हाँ, R3C4 कॉलम 4 है, हाँ। ठीक है। अब पता है आप जब जैसे आप फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होगा, मैं मान लो कि इसको लिंक करना है, तो ये नॉर्मल होता है, क्या होता है C2 होता, लेकिन R1C1 में क्या हो गया, R-3 C-1। R-3 मतलब रो में से, रो जो है 3 रो ऊपर है, तो क्या होता है जहाँ पे रो होता है वो प्लस माइनस होता है, नीचे आएगा प्लस, ऊपर जाएगा माइनस। जैसे यहाँ से नीचे आएगा तो प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में। सेम कॉलम यहाँ से आगे जाएगा लेफ्ट की तरफ, दूसरे राइट की तरफ, तो आपका प्लस में, लेफ्ट की तरफ माइनस में। तो बता रहा है कि जहाँ पे फॉर्मूला लिखा जा रहा है उससे 3 रो माइनस ऊपर जाएगा, ठीक है, और एक रो एक कॉलम पीछे, एक कॉलम जो पीछे है। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ लेते हैं 5th में, हाँ। कहीं और लीजिए, मैं बताता हूँ फिर आपको क्या होना चाहिए। अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे 3 रो पीछे चला गया और एक कॉलम पीछे चला गया। हाँ, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे 3 आपका 3 रो ही पीछे है और 3 कॉलम पीछे है। हाँ, इसको समझोगे तो इसको अगर समझ लोगे तो आपको ऑफसेट फॉर्मूला एंड ऑफसेट VBA कमांड समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, 2 कमांड इसी से इफेक्टेड है। ऑफसेट और ऑफसेट VBA। ऑफसेट एक्सेल में फॉर्मूला होता है, VBA में कमांड होता है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ वरना सॉरी, कोई फॉर्मूला में ना, तो ये रेफरेंस स्टाइलिज होते हैं। ये हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपका होता है। अब इसमें एक चीज़ होता है कि हमारे पास कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, इसका पता कैसे लगेगा।
तो रो हम लिमिटेशन की बात करें, सिर्फ रो एंड कॉलम की लिमिटेशन की बात क्यों करें, हम हर एक चीज़ की लिमिटेशन की बात करें कि हम कितने कॉलम को बड़ा कर सकते हैं, हमारे कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, इसमें हम कितने डिजिट टाइप कर सकते हैं, कितने पेजेस प्रिंट आउट में बन सकते हैं, ऐसी A to Z हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं। तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आपको कहीं गूगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है जस्ट F1 प्रेस कीजिए आपके सिस्टम का, F1 फॉर द हेल्प, या फिर आप इस पर क्लिक कीजिए हेल्प के ऑप्शन पे, ठीक है। तो आपका एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग क्या है कि जब हम लोग ये करते हैं, मतलब कि एक्सेल यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। नहीं, वो अलग है। गूगल पे आप सर्च करते हो, अच्छी बात है, आपको मिल जाते होंगे, लेकिन गूगल पे दी हुई चीज़ें, हर एक चीज़ें सही नहीं होती है। क्यों? कि गूगल पे कौन डालता है, हम जैसे आप जैसे लोग डालते हैं। लेकिन जो एक्सेल हेल्प में जो चीज़ आपको दिख रही है, वो आपका प्रूफ रीडिंग के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट की डली है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की डली हुई है प्रूफ रीडिंग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ मिलेगी वो सही चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लिमिट्स, सर्च बार में गया, लिमिट सर्च किया, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स। एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे फीचर्स, इसकी मैक्सिमम लिमिट आपको दिख गई। जैसे कि ओपन वर्कबुक, जैसे मैं एक फाइल ओपन कर रखा है, ऐसे कितने फाइल हम ओपन कर सकते हैं। लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड और एक चीज़ याद रखिएगा, कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता है, पता ना आपको। उसका थ्योरी अनलिमिटेड वर्ड होता ही नहीं है एक्सेल में। हम जानते हैं कि एक्सेल में ही नहीं, कंप्यूटर में कभी भी आप कुछ भी परफॉर्म करते हो, जैसे कि मैंने सेल 1 पे कुछ भी लिख दिया, टाइप ABCD, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में क्या स्पेस कैप्चर करता है ना। और अभी तक हमारी कोई कंप्यूटर नहीं बना इसमें अनलिमिटेड हार्ड डिस्क, अनलिमिटेड रैम हो, एक ना एक लिमिट है उसकी। हर चीज़ की लिमिट है ना। लिमिट। तो हम अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं, कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही ना। अच्छा, एक फाइल क्रिएट करते हैं तो 2 KB का साइज अपने पास लेता है, हम फाइल इंसर्ट करते जाएं 2 KB से कभी ना कभी तो 1 TB होगा ना। इसलिए पूछिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे इसमें जो टोटल वर्कशीट साइज में कॉलम है 16,384, 16,384 कॉलम से अगर हम किसी कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं अपने डेटा के हिसाब से, तो ये नंबर कॉलम्स कम हो जाएंगे? नहीं, आपका जो नंबर्स कॉलम्स है उससे उसकी विड्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्थ आप चाहे जैसे विड्थ में, जैसे आप ये लो ना कि यहाँ पे आप देख लो ना, ये आपका अभी कॉलम कितना तक है, यहाँ देखिए हमारे पास XFD तक कॉलम है। अगर मैं कॉलम को बड़ा कर देता हूँ तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपके XFD से XFC हो जाएगा, नहीं। कॉलम हमने थोड़ा सा एक्सटेंड। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम की साइज अपने अकॉर्डिंग बड़ा करना है तो ये आपके साइज है, यहाँ से बड़ा कर सकते। कॉलम विड्थ हो गया, रो पॉइंट हो गया, पेज कॉलम विड्थ हुआ, कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हो, रो को कितना ऊंचा कर सकते हो। तो जैसे आप सर ये 255 पॉइंट दिखा रहा है अगर उधर तो नहीं, ये यहाँ पे आपका, यहाँ पे 90, ये है आपका 98.4 करेक्टर होता है, विड्थ होता है करेक्टर, कि 98 करेक्टर का साइज आ गया, कि लिखेंगे तो 98 करेक्टर यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। 98 से ज़्यादा नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन दिखेंगे नहीं। दिखेगा नहीं, वो विजुअल और इसको मैक्सिमम 255 कर सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जैसे कि हम मान लीजिए कैरेक्टर हम 255 से ज़्यादा इंटर कर सकते हैं। हाँ, बस देखिए हम दिखेगा नहीं, 255 तक ही दिखेगा। देखिए हमें सुजीत कुमार लिख दिया, सुजीत कुमार, इसमें आई थिंक 11 है, हमारा 8 कैरेक्टर का हमारे पास ये है। एक स्पेस भी है हैं? इसमें, 3 6 2 8 और 1 9 हो गया इसमें, क्योंकि 8.43 6 5 11, हाँ 9 तक तो कॉलम दिखा रहा है, हाँ, उसके आगे बाकी 3 नहीं दिखा रहा है ना। हाँ, लेकिन हाँ, अगर मैं इसके आगे कुछ लिख दूँ तो छप जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन लिख सकते हैं, लिख कहाँ तक कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 32,767 इतने कैरेक्टर डाल सकते हैं एक सेल में, एक सेल के अंदर। ये इसकी लिमिट है। हाँ, कुछ लोग हमसे पूछते थे कि सर कितने इफ नेस्ट, आप इफ फॉर्मूला यूज करते हो, इफ, करते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम कितने इफ नेस्टेड कर सकते हैं, एक इफ के अंदर कितने इफ डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके इसी के कि जब फार्मूला आप लिखते हो तो फार्मूला का करेक्टर लेंथ 32,000 से ऊपर हो जाता है तो आप नहीं जाएगा।
चाहे हाँ हाँ वो उतना ही होगा, उतना इफ नहीं उतने करेक्टर आएगा, चाहे इफ के अंदर में डालिए चाहे किसी और के अंदर में डालिए। 32,000 मैक्सिमम करेक्टर। हाँ करेक्टर्स है, चाहे आप टेक्स्ट में या फॉर्मूला में दोनों में ही होता है, तो इसकी लिमिटेशन है। न्यूमेरिकल लिखें चाहे वर्ड लिखें। बहुत सारे लोग 256 की कंडीशन ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने 500 तक कंडीशन यूज की है। एक सेल में अच्छा सर, अगर इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं ऐसे रो और कॉलम दोनों को, तब भी वो उतना ही देगा। हाँ कितना भी लेगा उतना ही लेगा, और विजुअलिटी बढ़ जाती है ना। अगर आप कॉलम को बड़ा करते हो, स्क्वायर फीट वाला वो हो गया, मतलब हाँ। उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, उसके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने वर्ड्स उसके अंदर आ सकते हैं। नहीं अच्छा, वो तो लिमिटेड है, वर्ड तो इसके अंदर में जाएगा तो फिक्स है, 32,767 मैक्सिमम है। अब जैसे आपने इतना बड़ा ये कॉलम बनाया, हाँ इस कॉलम के अंदर हम जब लिखेंगे हाँ तो नीचे भी जाते रहेंगे, हाँ है ना? हाँ। तो ये जैसे आपने दिखाया था ए में, आप एकदम साइड में आए थे तो आपने दिखाया था इतने कॉलम्स 89.71 और ये है 280.50। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उतने वर्ड्स इसमें आ सकते हैं, ऐसा है? नहीं, वर्ड तो जितना लिख सकते 32,700 करेक्टर तक लिख सकते हो इसके अंदर में यार। विजुअल उतना होगा, विजुअली कह रहा हूं मैं, विजुअल उतना ही होंगे जो उसका स्क्वायर है। हाँ नहीं, आपका पूछने का मतलब ये है कि by the help of this formula are we able to know that how many characters we can write in this? नहीं बेसिकली क्या होता है जब हाँ बेसिकली प्रिंटिंग के लिए जब आप प्रिंट करते हो तो यहाँ पे कंटेन तो अपने पास कंटेन तो रखेगा बहुत सारा, विजुअल कितना करेगा वो डिपेंड करता है इसकी हाइट एंड विड्थ के ऊपर। समझ गए? उतना ही प्रिंट में हाँ आएगा। अभी क्या है कि अभी हमने इसकी हाइट जो है एक करेक्टर के लिए 18 है, एक करेक्टर के लिए रखे है, नीचे नहीं आएगा। लेकिन इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ हमारी 16 पे है, लेकिन बाकी छप रहा है। तो इसको जैसे हम यहाँ से मर्ज कर रैप करते हैं तो आपका रैप करने के बाद भी अभी नहीं दिख रहा है, जब मैं इसको बड़ा करेंगे तो दूसरा लाइन दिखेगा। तभी क्या होगा, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो 16.43 है, और यहाँ रखेंगे तो कितना है, एक बार रखना यहाँ पे 33 है, 33। 33 को अगर मैं 16.43 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उतने वर्ड आ सकते हैं इसमें? ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन था। ठीक है ओके अब आगे बढ़ते। और वर्ड की साइज पे डिपेंड होता है, यहाँ पे टेक्स्ट साइज पे तो डिपेंड करता है, हाँ, टेक्स्ट साइज पे भी डिपेंड करेगा। तो फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे आप कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। हाँ, टेक्स्ट साइज छोटा होगा तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे वो वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास लिमिटेशंस कहने का मतलब है कि आपके लिमिटेशंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि हमें क्या जानने से मतलब ही क्या है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कितना कॉलम बड़ा हो सकता है, जितना हम खींच देंगे जितना बड़ा होना होगा हो जाएगा। हम इसको रट्टा मार के जान के क्या करें। अब रही सीट की बात, तो मुश्किल से आज तक हमने 100 सीट तो ली ही नहीं। अब क्या हमें सीट्स की लिमिटेशन जान के क्या फ़ायदा है, कितने नंबर सीट्स ले सकते हैं। देखिए इसमें आपको नॉर्मल एक्सेल यूज करते समय आपको जानना कुछ खास जरूरी नहीं है, लेकिन आप वीवी यूज करो तो जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कॉलम की साइज बढ़ाना है हमको, तो आप तो एक्सेल में ऐसे खींच देते हो जहाँ थोड़ा होता है उसके बाद रुक जाता है। लेकिन वीवी के जरिए इसी चीज़ को कैरेक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा कि कॉलम ए बाई ए डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू 200 300। रूलर वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, तो उसमें वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम होगा कि अगर मान लो कभी ऐसे रिपोर्ट आप किसी कोई प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको कॉलम की साइज काफ़ी ज़्यादा डाटा कंटेन करना है, कॉलम की साइज बड़ी करना है, तो आपको पता नहीं कि इसके मैक्सिमम साइज क्या है, आपने क्या लिखा 500 लिख दिया, तो 500 लिखते क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम साइज तो 255 ही है। तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि एरर क्यों आ रहा है, तो पता होना चाहिए साइज लिमिट वही लिमिट से बाहर है। इसके बाद जब फॉर्मूला आप लगाते हो, आपने फॉर्मूला बड़े सारे फॉर्मूले अंदर घुसे जा रहे हो और डालते जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होगा कि सही काम कर रहा है, सही फॉर्मूला आपने सही लगा के पर रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी कंटेंट 32,767 से ऊपर हो चुकी है। कैरेक्टर तो इसलिए वो एलिजिबिलिटी बाहर हो चुकी है। तो ये पता रहेगा तभी तो आप देखोगे, नहीं पता रहेगा तब आरएनडी करते रहोगे, आप भाई फॉर्मूला पढ़ते रहोगे, गड़बड़ का है। तो इसलिए जानना जरूरी है। तो लिमिटेशंस को आप क्या करो, बस एक बार कैजुअली पढ़ लो, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार कैजुअली इसको पढ़ लोगे तो आपको एटलीस्ट उस समय दिमाग में आ जाएगी। तो लिमिटेशन लाओगे कैसे, आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करो या फिर यहाँ हेल्प के आइकन पे क्लिक करो, आपके पास खुल जाएगा। इसके सर्च बार में आओ और सर्च बार में यहाँ पे सर्च करो लिमिट्स
और फिर यहाँ पे एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, F1 आप लोग पेन ड्राइव लाए हो? हाँ जी बैटरी लाइफ हाँ हाँ, तो लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। लेक्चर रिकॉर्ड है हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड है, आराम से समझो, लेने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है फिर घर पे जाकर दोबारा चलाना, इसी बहाने कम से कम एक बार देखो तो लोगे। तो याद हो जाएगा एक बार और देखना। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, अब बात आती है हमारे पास एक्सेल की किसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए। मान लीजिए आपने कोई ऐसे टॉपिक पहले सीखा था या फिर आपने पहले यूज किया था, अब भूल चुकी हो, लेकिन हल्का सा हिंट्स मिल जाएगा तो आप दोबारा से अप्लाई कर लोगे। तो हिंट्स कहाँ से मिलेगा आपको? देखिए, एक्सेल के किसी भी मेन आइकन पे कर्सर रखेंगे, उसका यहाँ पे स्क्रीन टिप्स आ जाता है। आ गया स्क्रीन टिप्स, अब इसको पढ़ लो। हाईलाइट द इंटरेस्टिंग सेल्स प्राइस, इसे समझ में आया? इसे समझ में नहीं आया तो आप कीबोर्ड का F1 प्रेस करो, हेल्प खुल के आएगा, यहाँ पूरे मतलब दिया हुआ है। तो आप एक्सेल के बारे में रिसर्च करना है तो एक्सेल के अंदर में पहले करो, हेल्प के अंदर जाके एक्सेल पे करो। अगर यहाँ समझ में नहीं आती है तो बाहर सर्च करो। जब बाहर सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि गलत या सही है, कंपेयरिंग कर सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल में दिया हुआ है, हेल्प में दिया हुआ है, वो 100% सही है, प्रूफ रीडिंग के साथ है, तो कंपेयरिंग कर सकते हो। भाई गलत है कैसे हो सकता है? तो गलत है। तो यानी कर्सर जहाँ पे भी रखेंगे और F1 प्रेस करेंगे उसी की हेल्प। हाँ, जैसे नहीं, हर किसी के नहीं खुलता है। F1 पे कर्सर रखते हैं, स्क्रीन टिप्स हर किसी का आएगा, और नीचे प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प लिखा हुआ आएगा। जैसे आप कलर अप्लाई करना है तो ये आ रहा है, इस पर कलर अप्लाई करना है, या फिर आप बॉर्डर करना है तो बॉर्डर में नहीं आ रहा है नीचे, अच्छा ठीक है ना, कोई हेल्प नहीं। तो हेल्प इस तरह से ले सकते हो। दूसरा, आप बात करते हैं शॉर्टकट की, शॉर्टकट्स। तो हम किसी भी ऑप्शन को यूज करने के दो तरीके अपनाते हैं। पहला, हम माउस की पॉइंटर से पॉइंट कर लेते हैं, ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। दूसरा, हम कंट्रोल C करते हैं, या फिर हमें कैरेक्टर यूज, एक शॉर्टकट यूज करते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है कि जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं उनकी स्पीड माउस से काम करने वालों से 30% ज़्यादा होती है, और एक्यूरेसी भी उनसे ज़्यादा होती है 5 से 10%। ये मैं भी मानता हूँ, एक्यूरेसी। तो अब बात यहाँ पे आती है कि शॉर्टकट्स मुझे पता कैसे चलेंगे किसी भी ऑप्शंस के। तो दो तरीका है। पहला, वहीं कर्सर रखोगे तो उसके यहाँ पे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे, Ctrl+V दिख गया। ऐसे यहाँ पे कर्सर रखोगे, दिख गया। इसका नहीं है शॉर्टकट, नहीं दिखा, इसका है शॉर्टकट, दिख गया। अब बोलोगे सर ये तो एक एक करके देखना पड़ेगा, वो एक लिस्ट मिल जाए तो उसकी प्रिंट आउट लेके थोड़ा सा याद कर लूँ, या फिर उसको अपने वर्क स्टेशन पे लगा दूँ, कभी यूज कर लूँ। तो उसके लिए भी आप F1 प्रेस करो, और यहाँ जहाँ पे आपने सर्च किया था लिमिट्स को, वहीं पे सर्च करो शॉर्टकट। शॉर्टकट यहीं पे दिखेगा, शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की। यहाँ पे देखिए सारे आ गए। Ctrl+Shift ब्रैकेट ओपन किसके लिए होता है, ये सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे मिलेंगे। प्रिंट आउट ले लो, रट्टा मार। अब इसको एक बार कभी रट्टा मारने से याद नहीं होगा, आप इसको संस्कृत की श्लोक की तरह रट जाओ तो उससे नहीं होने वाले। अब याद रखो, आप एंटर मारने के लिए आपको दिमाग में सोचना पड़ता है कि एंटर मारना है, एंटर कहाँ है, उंगली अपने आप चल जाता है एंटर पे, Ctrl+C अपने आप चला जाता है, Ctrl+V के लिए भी देखना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप इतने बार यूज कर दिए, आपके उंगली, दिमाग ने उंगली को सेट कर दिया। उसी तरीके से हर एक टॉपिक को यूज करोगे तो आपको सारे के सारे उंगली पे सेट हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे यूज करोगे? तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ, शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती है माउस वगैरह काम करने में, तो आप अपने ऑफिस आवर में 2 घंटे का टाइम ऐसा निकालो जो कि आपके पास काम कम हो, और वर्किंग डेडलाइन जो है, आप जो काम कर रहे हो रिपोर्ट का डेडलाइन कम हो ना हो कि आपको आधे घंटे भेजना है, चाहे आज ही भेजना है। ऐसे आवर होते होंगे 1-2 घंटे का टाइम आपके पास, उस समय आप माउस का बिल्कुल यूज मत करो, पूरा का पूरा काम शॉर्टकट से करो। महीने 2 महीने टाइम लगेगा आपको, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अभी जल्दी हो जाएगा वो। महीने 2 महीने में आपको जो है ना, आपका हाथ पूरे कीबोर्ड में सेट हो जाएगा, और 2 घंटा अपने ऑफिस का पूरा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इमेजिन करो कि आप इंटरव्यू में जाते हो, माउस को बिल्कुल यूज नहीं करते, पूरा काम स्पीडली कीबोर्ड से करते हो, सामने बंदा बोल के देखा, एक बच्चे बंदे के पास एक्सेल की नॉलेज और स्पीड दोनों है। मतलब माउस को 2 घंटे के लिए साइड में रख दो, है ही नहीं माउस हमारे पास।
अगर आपके पास कीबोर्ड की स्पीड आ जाती है, आप इमेजिन करो कीबोर्ड की स्पीड आ जाती है, इंटरव्यू में आप जाते हो, अब पूरा काम कीबोर्ड के जरिए खड़ाखट कर रहे हो, कीबोर्ड से एकदम आवाज़ आ रही है, जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो देख के हिल जाएगा, लगा इसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि सब जानता है कीबोर्ड स्पीड एक्सपीरियंस से आता है, टहलने से नहीं आता। मोस्टली 90% पॉपुलेशन माउस मैक्सिमम यूज करती है, हाँ मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, तो आप वर्किंग वर्किंग कीबोर्ड के जरिए करो, अच्छा रहेगा, अच्छा कीबोर्ड के जरिए काम करने में और अच्छा भी भी लगेगा। आता है। हाँ मज़ा भी आता है। ठीक है, समझ आई। अब मैंने आपको सलाह तो दे दिया कि आप कीबोर्ड के बगैर काम, सॉरी माउस के बगैर काम करो, पूरा काम कीबोर्ड से, लेकिन हर काम के लिए शॉर्टकट डिफाइन तो नहीं है। अब मुझे यहाँ पे कलर अप्लाई करना है, कलर के लिए कोई शॉर्टकट ही नहीं है, तो जो काम माउस से कर सकते हो वो आप कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, आप ऑल्ट की प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड का, तो ऊपर में मेनू बार पे सारे शॉर्टकट आ गए, यहाँ पे आ गए। अब मुझे होम मेनू के अंदर कॉलर अप्लाई करना है, तो मैं होम का ए क्या डला हुआ है, एच डला हुआ है, मैं एच प्रेस करूंगा, तो एच प्रेस करते मेरा मेनू बार एक्टिवेट हो गया। तो इसमें हम अब वापस कलर एच है, एच प्रेस किया, कलर खुल गया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये कैसे एरो से किया आपने? हाँ एरो से। फिर मुझे अगर मान लीजिए बॉर्डर अप्लाई करना है, तो अल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, अब मुझे इसमें ऑल बॉर्डर करना है, तो ए फॉर ऑल बॉर्डर आ रहा है, कहाँ पे? हाँ ठीक है। ए अप्लाई कर दिया। हाँ अब याद हो गया कि एच से होम, बी से बॉर्डर, ए से ऑल बॉर्डर, तो अल्ट एच बी ए, मतलब ऑल्ट हमारी सबसे पहली हाँ, की है, ऑल्ट एच बी ए, और याद हो गई, और अगर इसे हमने 50 बार यूज कर लिया तो हम भूलेंगे नहीं। बोलेंगे। अब याद करने का कोई पैटर्न भी बन गया ना आपके पास, रूटीन बन गया उसका। ऑल्ट तो दबाना ही दबाना एक्टिवेट करने के लिए, एच मेनू बार के लिए है, क्योंकि कलर बॉर्डर होम में है, ये आपका बी फॉर बॉर्डर होता है, बॉर्डर के लिए बी फर्स्ट लेटर से बी हो गया, और ऑल बॉर्डर का फर्स्ट लेटर ए है तो ऑल बॉर्डर हो गया। तो मोस्टली ऐसे ही होते हैं, जैसे ऑल्ट डी एफ एफ, ऑल्ट डी से डेटा, एफ से फिल्टर, हाँ DFF मैं यूज करता हूँ, DFF। हाँ फिल्टर ऑटो फिल्टर होता है इसके लिए। लेकिन इसका एक और शॉर्ट की आपने मेरे को बताया, कंट्रोल शिफ्ट एल, करके कंट्रोल शिफ्ट एल, शिफ्ट है। वो डायरेक्ट शॉर्टकट डिफाइन है, तो यूज़ कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप मेनू बार के किसी भी ऑप्शंस में जहाँ माउस लेके जा सकते हो वहाँ ले जा सकते हो। लेकिन हम माउस यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ग्राफ वगैरह, इमेज वगैरह को साइज करना होता है, वहाँ पे माउस यूज़ होता है। फिर वहाँ भी कीबोर्ड से कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी होता है काफ़ी। एक चीज सर, जो पुराने वर्जन्स थे एक्सेल के अंदर, वो उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल थी या 2007 ऑनवर्ड्स ही अवेलेबल? वहाँ भी है, लेकिन वो मेनू बार बॉक्स में नहीं आता है, अंडरलाइन हो जाता है कुछ इस तरह से। जब राइट क्लिक करते हैं ना, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन दिख रहा है आपको, हाँ, हाँ याद आ गया। कट के नीचे अंडरलाइन है, टी के अंदर अंडरलाइन है, तो राइट क्लिक करने के लिए कीबोर्ड में ऑप्शन होता है आपके पास, की होता है, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि हर एक मेनू बार के जो ऑप्शन है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो जो अंडरलाइन करेक्टर है वो आपका शॉर्टकट है। जैसे मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो एफ के नीचे अंडरलाइन है, मैं अपने कीबोर्ड का एफ प्रेस करूँगा तो एफ प्रेस करते मेरे पास आ जाएंगे आपको, आ गया, ठीक है। अब टैब डालूंगा तो मैं इसके अंदर मूव करूँगा, टैब एंड एरो की से, ये एरो से कर रहा हूँ। हाँ एरो टैब एरो टैब टैब भी यूज करेगा। टैब, जैसे यहाँ पे जाना है ना 2 पे लिखना है तो टैब यूज़ करोगे, यहाँ पे टैब टैब से टैब, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, और ये ऊपर वाले ऑप्शंस पे जाना है तो जैसे नंबर की जगह अलाइनमेंट में तो टैब अब अलाइनमेंट जाना है तो टैब नहीं, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब। फिर वापस टैब, इसके अंदर एरो की टैब इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर कंट्रोल टैब, पीछे आना है तो रिवर्स के लिए हमेशा शिफ्ट काम करता है, तो कंट्रोल टैब आगे जाएगा, शिफ्ट लगा दोगे तो पीछे आएगा, कंट्रोल शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। एंटर से अब पीछे आ जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा ना, कंट्रोल से कंट्रोल टैब आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टैब पीछे आएगा। हाँ। सही बोला? शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। शिफ्ट टैब उससे के लिए आते हैं हम, जब हम मल्टीपल फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम ऑल्ट और टैब दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट दबाते हैं तो पीछे आता पीछे है। आ जाता है। अब तो मेरे को याद आ रहा था। आपका जो है ना, आपका जो शिफ्ट है हमेशा रिवर्स करता है। शिफ्ट रिवर्स का। जैसे आपने ए लिख दिया ना, बड़ा लिखा रहा है, शिफ्ट ए लिखे छोटा आएगा, तो रिवर्स के लिए ही बनाया है, रिवर्स के लिए। ठीक है।
अब जैसे कि अब एरो की मूव करने के लिए हम एरो की यूज करते हो, डाउन एरो की, अप लेफ्ट राइट यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका एरो की खराब हो गया या वर्क नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गया, नम ब्लॉक ऑन है, तब कर्सर मूव कैसे करोगे? एरो की से मूव करते हैं ना कर्सर को। अप डाउन राइट लेफ्ट। अगर एरो की आपका वर्क नहीं कर रहा है या फिर नम ब्लॉक ऑन है, एरो की यूज नहीं करना है, हाँ तो एंटर से नीचे आएंगे, शिफ्ट एंटर से ऊपर जाएंगे, तो अप डाउन हो गया। ऐसे ही आपका टैब से आगे जाएंगे, शिफ्ट टैब से पीछे आएंगे, लेफ्ट राइट हो गया। यूज कर सकते हैं, तो इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड ही वर्क नहीं कर रहा है, होता है ना, कीबोर्ड खराब हो गया, आपके डेस्कटॉप है, आपके पास लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप है, अगर कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड रिप्लेस करने का प्रोसीजर सुन लो क्या होता है कंपनी में। आप लोग कंपनी में शायद ऐसा ही होगा, पहले तो आप टिकट रेज करोगे, आईटी टीम का एक बंदा झूमते झामते आएगा आधे घंटे में, फिर ठोक ठाक करके चेक चाक करेगा, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो बोलेगा कि हार्डवेयर रिप्लेसमेंट का फॉर्म भरो, और फॉर्म भरोगे, HOD उस पर साइन करेगी, फिर वो देखेगा स्टॉक में होगा तो कर दिया, स्टॉक में 2-3 घंटे में रिप्लेस हो जाएगा, स्टॉक में नहीं है तो फिर क्या होगा, जो IT टीम है वो एडमिन को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी, एडमिन टीम जो है वो क्या करेगी, परचेज ऑर्डर बनाएगी, फिर वो परचेज ऑर्डर से एडमिन साइन करेगा, एडमिन हेड साइन करेगा, फिर किसके पास जाएगा, वेंडर के पास जाएगा, वेंडर फिर उसको 1-2 दिन में डिलीवर करेगी, फिर किसके पास जाएगा, एडमिन से स्टोर से IT साहब के पास, एटलीस्ट 1-2 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा, कितना भी फास्ट क्यों नहीं होगा, तो 24 घंटे, कंपनी का BP भी क्यों ना मांगे, 24 घंटे लग ही जाएंगे, तब तक तो आपका काम इफेक्ट हो गया ना। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर काम पूरा दिन मैंने नहीं किया तो मेरा क्या जाने वाला, कंपनी का जाएगा, मेरी तो सैलरी बन रही है ना। तो कुछ हद तक तो अभी उसकी बात सही है, लेकिन कुछ हद तक खराब है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो जिसकी जो अप्रेजल का जो प्रोसीजर है ना वो कुछ अलग है। जैसे कि मैं 1-2 कंपनियों में काम किया तो वहाँ पे था कि वो क्या करते थे कि डेली बेसिस पे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती थी, शायद आप लोग भी जाती हो, डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट जाती है कि आपको कितना काम दिया गया, कितना काम आपने किया, ओवरऑल दिन में कितना परसेंटेज आपका 80% है आपका परफॉर्मेंस है। उस परसेंटेज के बिहाफ से पर डे आपको क्या बनता है, एक रैंकिंग क्रिएट होती है, जो जिसको आप भेजते हो वो अपने पास स्टोर करके एक रैंकिंग क्रिएट करता है। उस रैंकिंग के बिहाफ से मंथली से ईयरली होता है, ईयरली में फिर वो रैंक क्रिएट करता है और रैंक से एक नंबर आता है, और उस नंबर के बिहाफ से फिर आपका पॉइंट्स मिलते हैं, उस पॉइंट के बिहाफ से फिर आपका परसेंटेज होता है अप्रेजल का, कितने % आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो स्लैब्स होते हों कि अगर आपकी पॉइंट्स जो है अगर 40 से 60 के बीच में है तो आपको जो है 5% सैलरी इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। 61 से आपका अगर 80 के बीच में है तो आपका जो है 10% या 7% आपका इंक्रीमेंट होगा। हाँ, क्राइटेरिया होता है उनका। तो ये पॉइंट्स कैसे आते हैं, ये पॉइंट्स आपके आते हैं इससे, हाँ एक प्लान होता है, और ये जो पॉइंट्स भी यहाँ पे आते हैं वो पॉइंट्स डेली बेसिस पे किए गए काम के अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही मैनेजर अपना भर देते हैं, डेटा कैरी नहीं करते हैं, लेकिन कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक मेंटेन होता है ना भाई, तो किसी का अगर 10% दे रहे हैं तो किस बिहाफ पे दे रहे हैं, तो बोला इसके 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट किस बिहाफ पे आया, तो पूरा बताना पड़ेगा ना कि भाई डेली बेसिस पे क्वालिटी है, डेली बेसिस पे, हाँ 100 पॉइंट्स होते हैं, तो 100 में क्या होता है आपका 80 जो होता है 80 आपका परफॉर्मेंस से होता है, 10 आपका टीम देता है, टीम को HOD देते हैं, उनके हाथ में होता है, जैसे टीम बिहेवियर हो गया, और आपका जो भी होता है कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेटिव है नहीं है, अटेंडेंस है कि नहीं है। फिर आपको 5 पॉइंट देता है HR कि कोई वार्निंग लेटर इशू तो नहीं हुआ, उसने अब्सकॉन्ड तो नहीं हो गया वगैरह, और 5% देता है एडमिन कि इनकी हमेशा ये अपनी ड्रेस कोड और अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करके आते हैं, कोई उन्होंने ऑफिस के किसी चीज़ को ये नहीं किया है, नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया है, उसके बिहाफ पे वो 5 पॉइंट वो डिक्लेयर करती है, तो सब मिला के 100 पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बिहाफ पे परसेंटेज होती है। तो मान लो कि बाकी टीम ने आपको सब दिया, आपने एक दिन काम नहीं किया था, उसके वजह से आपकी जो है ना
वो हो गई थी आपको 79.9%, 9 पॉइंट आपको मिले। एक दिन आपने काम नहीं किया तो उस कारण से कम गया, मतलब कि आप 5% हर आपका इंक्रीमेंट रुक गया। जो मान लीजिए ना कि निचला जो है 15%, मान लो 15% है, तो आपका 10% इंक्रीमेंट हुआ, 15% आपका इंक्रीमेंट जो है 15% पे इंक्रीमेंट पे आप नहीं जा पाए, क्योंकि एक 0.1% आपका कम था। आपने अपना डेटा एनालाइज किया, कम क्यों था? क्योंकि आपने एक दिन अपना परफॉर्मेंस काम नहीं किया था। लेकिन आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे उसके। लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो आपकी सैलरी मिल रही है ना, आपको सैलरी तो दे रहा है ना, सैलरी तो नहीं काट रहा है ना। परफॉर्मेंस तभी होगा जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजोगे आप। जब काम नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे कैसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप? तो कोई पॉइंट तो नहीं मिलेगा ना। उसके वजह से आपकी क्या हुआ, 5% सैलरी कम हुई। तो एक साल आप 5% सैलरी कम मिलेगी आपको। उसके बाद अगले साल पूरा मेहनत करोगे तो अगले साल जो सैलरी इंक्रीमेंट होगी वो 5% कम पे होगी, और कंपाउंड तो होगा भी। कंपाउंडिंग बेस पे कम हो जाएगी। क्योंकि जो सैलरी इंक्रीमेंट होगी जो करंट सैलरी से ही ओवर के जाएगा। तो कितना नुकसान हुआ। इसलिए अपना काम ऑफिस में पूरा जो मिला हुआ है उसको कर लो, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है वो। भले कंपनी पैसे कम दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, काम कर लो, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक ये था कि अगर मेरा कीवर्ड वर्क नहीं कर रहा है तो हम कैसे काम करें। तो उसके लिए आपके पास सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, सर आप लोग यूज किए होंगे, वर्चुअल कीबोर्ड। कैसे आया ये? ये आपके इस पे जाओगे ना, कौन सा यूज करते हो आप, 7 या 13? आपको 7 है ना आपके पास, विंडो 7 है, तो इसे सर्च, इसके मेनू बार में सर्च कर लीजिएगा, सर्च किया आपने? और उसके जो मेनू बार खुल के आते हैं ना हाँ, उसमें सर्च window। करिए। एक बार बताना कैसे जाना होगा अपने। इसमें दिखता है ना ये आपको कहाँ पर है? कि यहाँ ये जो ये है ना, यहाँ पे सर्च कर Start लो, में? सर्च कर लो यहाँ पे सर्च में क्या लिखना है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अच्छा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखना है, ठीक है। अगर ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखोगे सर्च में जाके ठीक है। आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए आप कर सकते हो। या कभी मान लो कोई ऐसा की आपका बटन काम नहीं कर रहा है, जैसे आपको @ काम नहीं कर रहा है, और @ काम नहीं कर रहा तो बिना @ यूज किया मेल तो नहीं कर सकते, नहीं कर। तो वहाँ पे यूज कर सकते हो आप। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हमें शॉर्टकट के बारे में डिस्कस के लिए एक्सेल का, अगर मान लीजिए कि आपको हमारे डेस्कटॉप पे आना है, मुझे डेस्कटॉप के शॉर्टकट्स के बारे में जानना है, तो आप डेस्कटॉप पे भी आप FN के साथ F1 प्रेस कीजिएगा ना, फंक्शन के साथ। फंक्शन के साथ नहीं, FN यूज कीजिएगा, हेल्प विंडो के विंडो की के साथ, विंडो की के साथ F1। हाँ F1 इसके लिए भी होता है। उस पर आप सर्च कीजिएगा शॉर्टकट, तो वहाँ भी आपको आ जाएगा। आ गया यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट, या यहाँ पे ये ऑनलाइन चल रहा है ना इसलिए स्लो आ रहा है। ये जो होगा ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए होगा। नहीं ये पूरा विंडो के लिए है, विंडो कीबोर्ड। विंडो के लिए है ना। यहाँ पे कि विंडो बटन की के साथ आप क्या क्या टाइप करोगे, यहाँ था आपका माइनस टाइप, ये देखो ये आपके आ गया। विंडो के पास C करते हो तो ओपन कॉम, देखो विंडो के साथ C ओपन किया तो ये देखो ओपन हो गया ना। उसका विंडो F के साथ सर्च बार होगा, विंडो F फाइल सर्च करेगा विंडो के। तो ये सारे शॉर्टकट्स है, यहाँ भी यूज कर सकते हो ताकि आपका यूज हो, आपको विंडो पे काम करने में आसानी हो। आप कीबोर्ड पे क्या, पूरा डेस्कटॉप पे फोल्डर वोल्डर सब में आप कीबोर्ड के जरिए काम कर सको, इसका यूज कर सकते हो। ऐसे आउटलुक है, वर्ड है, सबके आप F1 प्रेस करोगे ना, शॉर्टकट जान सकते शॉर्टकट जान सकते हो। जैसे F1 प्रेस किया मैं यहाँ पे, तो इसके शॉर्टकट यहाँ पे आ जाएंगे, आपको इसकी हेल्प आ जाएगी। यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सब में आप इसका यूज कर सकते हो आप। तो शॉर्टकट हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोई डाउट? ओके, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आगे हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो अगले सैटरडे को होगी, तो उससे पहले हम आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने वाले हैं।